कंडक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो जो पहला आप लोगों ने उस दिन कुछ सीखा था क्या एसे में? क्या समझ में आया था? क्या इंट्रोडक्शन? कैसे, मतलब उस दिन तो मैंने बस इतना ही समझाने की कोशिश की कि उसके बहुत सारे साइड हैं, ठीक है, जो आप लोग को दिख नहीं रहा था, मैं बस वो दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। अब आज जो है हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर पे ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग समझेंगे बेसिकली कि पूरा ऐसे लिखते कैसे हैं, पूरा इंट्रो से लेके बॉडी कंक्लूजन, मैं एक ओवरऑल व्यू दूंगा कैसे लिखना है, कैसे सोचना है। अगेन फोकस कहां है? सोचने पे, ठीक है। ये नहीं कि ये रट्टा मार लो इसमें से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप सोचोगे तो जरूर आएगा, ठीक है। और ये आज हमारा ऑफिशियली पहला क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि पहला क्लास में आप लोग को आईना दिखाना चाहता था और दिमाग को खोलना चाहता था। आज हम लोग फॉर्मली देखेंगे कि इससे लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब एसे में कितने पार्ट्स हैं आप लोग को पता है क्या? चलिए उससे पहले जीएस, बहुत बच्चों को ये लगता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या चाहे आप किसी भी इंटरव्यू का कोई भी इंटरव्यू सुन लीजिए, ठीक है। मैं खुद पहली बार जब लिखा ऐसे आई स्कोर्ड ओनली 97, ओनली बिकॉज मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। और जितने भी टॉपर से आप सुनेंगे सब यही कहानी आपको बताएंगे कि पहले एक दो अटेम्प्ट में उन्होंने सीरियस नहीं लिया और उसके बाद उन्होंने सीरियस लिया, क्योंकि मार्क्स कितना है यूपीएससी में? यूपीएससी में कितना मार्क्स है और यहां कितना है? तो आप बताइए ऑप्शनल के लिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं? करते हैं ना? क्या उतना एसए के लिए आपके दिमाग में है क्या? नहीं। आप लोग पता क्या कर रहे हैं? लिख देंगे। अब ये जो आपने ऐसे जो बोला ना लिख देंगे, इसी में मार्क्स, क्योंकि पेपर 1 और 2 में तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे मार्क्स होंगे। अब ये डिफरेंशिएटिंग कौन होगा इससे? वहां भी आप देखेंगे रैंक 1 रैंक 2 या एसडीएम या डीवाईएसपी कौन बनाता है? ऑप्शनल पेपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब उसका रोल कौन ले लिया है इससे? तो इसलिए ये भी एक पूरा 3 महीने का उतना ही मेहनत की जरूरत है जितना आप ऑप्शनल पे देते हैं। यदि आप ऑप्शनल पे नहीं दे रहे हैं तो पहले ऐसे भी आउट थे, और यदि अब ऐसे पे नहीं दे रहे हैं तो ऐसे भी आउट है। चाहे कोई कितना भी कह ले कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मेरा यह मानना है कि वो अच्छा नहीं लिखता है, क्योंकि वो जो पहले ऐसे लिखता था उसका अलग है, अभी की ऐसे की रिक्वायरमेंट अलग है। हमने देखा ना कितने डायमेंशन पे लिखना, और 100-200 वर्ड में नहीं लिखना है। अभी यदि हम मान ले 3 ऐसे भी है तो मिनिमम कितने वर्ड पे लिखना पड़ेगा? 3000 वर्ड्स। इसका मतलब कि 1000 वर्ड्स तो है ही, 1000 वर्ड्स तो लिखना ही पड़ेगा। किसी का हो सकता है कि 1200 दे दे और एक को 600 बोल दे, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट 2 ऐसे तो 1000 लिखने ही होंगे ना मिनिमम। तो इसीलिए, और ये 1000 वर्ड लिखना आसान नहीं है, ये सब आप लोगों ने खुद रियलाइज कर लिया होगा जब एक आंसर आप लिखते हैं। एक आंसर में थॉट प्रोसेस सही नहीं हो पाता है। मैं तो 3000 वर्ड की बात कर रहा हूं, समझ में? कभी नहीं होगा। इसीलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, चाहे इस बार लिख रहे हो या अगली बार लिख रहे हो, लिखना स्टार्ट करो। क्लियर है? मेरे साथ रहोगे तो एक फायदा यह है कि मैं आपको पोक करूंगा और आप सबकी कॉपी भी चेक करूंगा। कॉपी सामने सामने बैठ के चेक करूंगा तो सामने बता पाऊंगा, और जब बताऊंगा, अभी भी जो अभी बच्चे मुझे कॉपी दिखा रहे हैं, आई थिंक सामने बताता हूं तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि यार मेरे को ये गलती हो गई, वो सोचता है। एटलीस्ट सोचना तो स्टार्ट कर दिया है ना, वहीं मेरी जीत हो गई जब आपने सोचना स्टार्ट कर दिया। अब आज की क्लास में हम लोग पूरा जीरो से चलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को इससे कुछ नहीं आता है, ठीक है। और एक एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा भी, बताऊंगा भी। क्लियर है? इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? यदि हमको एसडीएम और डीवाईएसपी बनना है तो आपको 300 में से 180 90 लाना ही होगा, एटलीस्ट 170 लाना ही होगा।
क्लियर है? तभी जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और अजीब सी बात है ये इसमें और इंटरव्यू में, बड़ी अजीब सी बात है। इंटरव्यू में उसी 20 मिनट में आपने उन्हीं आंसर्स को थोड़ा अच्छे से बोला है तो मार्क्स 90-95 पहुंच जाता है, और आपने उसको थोड़ा कैजुअली ले लिया तो 40 भी चला जाता है, 50 भी चला जाता है, 55 भी चला जाता है। तो 30 से 35 मार्क्स का डिफरेंस यहीं आ गया। 30 से 35 मार्क्स मतलब 300-400 रैंक। सेम वे एसए में भी उसी बात को थोड़ा सा अच्छे से लिख दोगे। अब अच्छे से कैसे लिखोगे वो मैं अभी बताऊंगा, और थोड़ा मेहनत कर दोगे। मैं बताता हूं, स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में फिट बैठ गया ना, 3 महीने बाद तुम कहोगे सर आप कोई ऐसे दे दो मैं लिख दूंगा। मेरे पास कंटेंट नहीं भी होगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा। आप कहोगे आप ये पॉसिबल है क्या सर? मैंने जो स्टेटमेंट कहा कि आपके पास कंटेंट नहीं भी होगा तब भी लिख दोगे, ऐसा कैसे होगा? अविनाश, अविनाश नाम है ना? अविनाश बताओ। फ्लो ऑफ राइटिंग समझा नहीं मैं। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब समझता है क्या कोई? कम्युनिकेशन का कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या मुझे? सॉरी, ठीक है, मैंने कुछ बोला आ बा बा, समझ में आया क्या? सामने वाले में आ जाए, बताओ। सामने वाले को जो लैंग्वेज समझ में आ जाए, समझा देना। ये जो भी सेकंड स्टेटमेंट आया ना, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल है जब मैं बोल रहा हूं और तुम जो समझ रहे हो दोनों सेम पोजीशन पे हो। दुनिया की सारी लड़ाइयां इसी के कॉन्फ्लिक्ट पे हैं। मैंने कुछ बोला, अमेरिका ने कुछ समझा, अमेरिका ने कुछ बोला, चाइना ने कुछ समझा। तो इसीलिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज व्हाट आई वांटेड टू से एंड यू अंडरस्टूड इट। इसीलिए देखोगे आप बड़े बड़े आदमी से मिलोगे तो कहेगा कि मैंने समझाया, तो उसको फिर पूछेगा डिड यू अंडरस्टैंड? आप कहोगे हाँ या ना, तो फिर उसको रिपीट करेगा कि आर वी ऑन द सेम पेज, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन इज नॉट सोर्स सेंट्रिक, इट इज ऑलवेज रिसीवर सेंट्रिक। मतलब आपको मैं कोई बात कह रहा हूं तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो यही रोल आपको कहां करना है? कॉपी में। कॉपी में आप कौन हो? लिख रहे हो, और सुनने वाला कौन है? टीचर जो चेक कर रहा है। तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, क्योंकि वहां तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए रहोगे नहीं। अब आप लिख दोगे वहां पे, अब एग्जामिनर सोच रहे कहां से आ गया ये आरपीएम यार। तो आपने तो समझा कि मैंने तो पता है मुझे, लेकिन उसने समझा क्या? तो इस बात का एस्से में या चाहे किसी जीएस में इस बात का हमेशा ध्यान रख। इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में तो भी मैं कल ही एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू में लोगों को लगता है कि वो बॉन्ड बन जाएंगे एक ही मिनट में ना। मैंने पूछा कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने पूछा कि आपने बीच में कुछ नहीं किया है। सर मैं ये एग्जाम दे रहा था, ये भी एग्जाम दे दिया, ये भी एग्जाम दे दिया, 7-8 एग्जाम गिना दी। मेरा अगला उसके बाद गूगली था कि आप तो कंफ्यूज लगते हो मुझे, पता ही नहीं कि करना क्या है। तो अब वो बेचारा घबरा गया। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि हमें बॉन्ड नहीं बनना है। इंटरव्यू में सिविल सर्वेंट आए हैं तो सिविल सर्वेंट पे ही स्टिक कीजिए, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है उसके पास। और मैं बता दूं, इंटरव्यूअर से लेजी आदमी कोई होता ही नहीं है। इंटरव्यूअर वही पूछता है जो आप बोलते हो, उसी में से उठा उठा के, क्योंकि उसको पता है कि इसी में से जब मैं उसको पीटूंगा तो तुरंत चित हो जाएगा। समझ में आप? तो इसीलिए ध्यान रखें कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए अब आते हैं हम लोग कहानी पे। हमें सबको पता है कि एस्से में क्या कंपोनेंट है, बताइए एस्से में क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले डिमांड,
मेरे स्टूडेंट कैसे भूल जाते हैं आप लोग? क्या है, फिर से बोलिए। उसके बाद पहले समझोगे, उसके बाद लिखोगे ना, कि सीधा इंट्रो पे पहुंच जाओगे। और यहां डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझने के लिए आपको, मैंने क्या कहा था, जीएस पेपर में कितना टाइम, 1 से 2 मिनट। यहां कितना, 10 से 12 मिनट। आप कहोगे पागल हो गए क्या सर आप, 10-12 मिनट में तो मैं लिख दूंगा 3-4 पैराग्राफ। भाई ये यदि लगाओगे तो बहुत सुखी पाओगे अपने आप को, क्योंकि आगे क्या लिख रहे हो वो सब अभी पता होगा। वरना 2 पैराग्राफ लिख दिए, अब पेन रुक गया, अब सोच रहे हो अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, फिर कुछ लिखे, फिर याद आया भाई तो पीछे छूट गया, अब पीछे तो जा नहीं पाओगे। ये करना बहुत जरूरी है। ये करना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा मुझे? कब तक एकदम फ्रेंडली रहते हैं, मैं तो ऐसे भी क्लास में काफी फ्रेंडली रहता हूं, ठीक है, बताइए क्या क्या, एक एक करके। सबसे पहले फ्लो। अब आपने, एक भाई ने कहा डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन का भी तो कोई प्रायोरिटी होगा कि कौन पॉइंट पहले, कौन पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्रायोरिटी। और तीसरा कि भाई मेरा फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन चल रहा है उसका इंटरलिंकिंग क्या राइट इंटरलिंकिंग है। इंटरलिंकिंग भी तो एक लॉजिकल होना चाहिए ना, तो इंटरलिंकिंग, और ये क्या होना चाहिए, लॉजिकल, जिसको आप इजीली क्या कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर ले। ये जब होगा, ये होगा ना, इसीलिए इस डिमांड ऑफ समझने में आपको 10 से 12 मिनट लगाकर इस सब पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहां से लेकर ये सब को, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं, हम क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल। आप सबका आई थिंक कहीं ना कहीं घर होगा ही, तो घर में देखते हैं पहले नक्शा आता है, नक्शा आता है ना, कि पहले घर बना लेते हैं बाद में नक्शा बनाते हैं। पहले हम नक्शा पे देखते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं यहाँ टॉयलेट सही नहीं है, इसको यहाँ डालिए, इस रूम को छोटा कीजिए, इसको बड़ा कीजिए। वो सारा काम किस पे करते हैं, नक्शा। मुझे आज भी याद है, मेरे ही घर के नक्शे पे कहा गया कि भाई इन नक्शे को 1 महीना और समय ले लो, वरना क्या होगा, इसको बनाने में पैसे अभी खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन यदि जब घर इसके अनुसार बनेगा और फिर कुछ चेंज बोलोगे तो वहां फाइनेंस होगा, क्योंकि फिर कुछ तोड़ना होगा और कुछ चीजें पॉसिबल भी नहीं होगी। आप टॉयलेट हटा के यहां कह दोगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जा चुका है। सेम काम ये ब्लूप्रिंट करता है, घर के नक्शे की तरह है। आपने नक्शा देखा, मैं यहां सीढ़ी से घर में घुसा, सीढ़ी से ऊपर गया, लेफ्ट में गया तो ये रूम था, इधर गया तो किचन था, इधर गया, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। फ्लो करना आसान है, बनाना सबके लिए आसान है, लेकिन वो यदि नहीं होगा, अब सोचो मजदूर आ गया, बोले भाई रूम किधर बनाना है, इधर बना दे, कल बोला नहीं इधर से हटा के इधर बना दे, कंफ्यूज्ड है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या बनाना है, क्लियर है। अब ये ब्लूप्रिंट हमारा बन गया, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट के अंदर ही हम सोचेंगे बहुत सारी चीजों पे, इंट्रो पे, ब्लूप्रिंट में ये सब बातें आ जाएंगी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रो पे आखिर सोचना ही कैसे है, इंट्रो में क्या होगा, ठीक है। इंट्रो में तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंट्रो, उसके बाद क्या आएगा, बॉडी, और उसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंट्रो में कितना परसेंट जाएगा आपका स्पेस, 10 से 15%। हम आज एक फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, 15%। 1000 वर्ड का हम अभी मान के चलते हैं कि बीपीएससी हमसे कितने वर्ड का पूछ रहा है, 1000। तो 1000 का 15% कितना हुआ, देखो या तो 800 का पूछेगा या 1200 का पूछेगा, 1000, 10-20 वर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इतना ही वर्ड मान के चलते हैं। कंक्लूजन, तो ये कितना बच गया,
ये तो एक क्लैरिटी है। जब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी 1000 वर्ड का और इसी के आसपास होगा, यहां क्लैरिटी है। अब ये सोचते हैं, नेक्स्ट पे मैं आता हूं, इंट्रो। अब कहो कि सर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं इंट्रो पे कैसे सोचूंगा, मेरे पास क्या क्या टूल है। ठीक है, तो एक करके हम पुट करते हैं। पहला टूल क्या है आपके पास, जो आप सबका फेवरेट है, सब लोगों से सुना है, कि मैं कोट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? कोट्स। तो एक तरीका क्या है? कोट्स का। ठीक है, और कोट्स पे मैं सोचूंगा। क्लियर है? अब हम इसी को एक स्टेप आगे करते हैं कि ठीक है, एक टूल है अपने पास कोट्स, लेकिन आगे मैं कैसे इसको लिखूं? तो कोट्स लिखने के लिए अब आप क्या करेंगे कि एक कॉपी बनाएंगे। किसका कॉपी? कोट्स का। ठीक है, और आपको जहां भी न्यूज़पेपर में, किताब में, बुक में, यहां वहां किसी से सुन रहे हो तो पूछ भी लेना कि भाई ये किसका कोट है, और जाके चेक कर लेना कि सेम आप बोला है या ऐसे ही, पता चले वो कोट उसी का हो, मतलब तो एक बार चेक कर लेना जरूर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे और हम लिखेंगे कि अच्छा सोशियोलॉजी रिलेटेड कोई कोट है क्या, आपको कहीं मिला क्या? हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन पे मुझे भी एक कोट सही से याद नहीं आ रहा है, बट हल्का फुल्का याद है। ठीक है, आइंस्टीन का कहना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ऐसा है कि जैसे आप एक मछली को कहते हो कि पेड़ पे चढ़ो, पेड़ से उतरो और फिर 10 माइल पैदल चलो। ठीक है, तो ऐसा कहानी है कुछ। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इतना रिग्रेसिव बताया कि मछली को हम क्या कह रहे हैं, पेड़ पे चढ़ो, उतरो, फिर पैदल चलो। ठीक है, तो हमें जहां जहां दिखे कोट्स, हमें क्या कर लेना है? आ जाइए, आगे आ जाइए। ठीक है, कोट्स हमें क्या कर लेना है? लिख लेना है। आज से कॉपी बन जाएगी क्या? मैं भी अब कोशिश करूंगा कि हर दिन क्लास में आपसे 4 से 5 कोट शेयर करूं। हर क्लास में आपको दूंगा, ये अपनी कॉपी ले आइएगा पतली सी, उसमें लिख लीजिएगा, आपको जहां लगेगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक और क्या क्या हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं? इन्वायरमेंट, वीमेन, डिजास्टर, साइंस एंड टेक, और बाकी को जो भी फिलोसफिकल आपको दिखता है पुट कर लीजिएगा। सबका अलग अलग पेज बना लीजिएगा, वहां वहां पुट कर लीजिएगा। तो ऐसे आप कैसे सोच सकते हैं? कोट से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत है? हाँ। दूसरा लोगों का सबसे फेवरेट है, पहला तो कहेंगे कोट, जब लिखने बोल देंगे तो कोट याद ही नहीं आएगा, और आएगा भी तो कितना एप्ट है मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरा एक बड़ा अच्छा वर्ड है, क्या है? एनिक्डोट्स। सही लिखा है ना स्पेलिंग? एनिक्डोट्स। एनिक्डोट्स का मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा क्या? अरे एक एक आदमी सब जानता है एनिक्डोट, स्टोरी को ऐसा या अपने से रिलेटेड कोई स्टोरी? क्या नहीं सर, वो अपने से रिलेटेड नहीं, पर ऐसा स्टोरी जो पॉपुलर में सुना। ये कहाँ कहाँ की उसमें एनेक्डोट, मतलब किस्सा आप कहना चाहते हैं? जैसे ठीक है, लेकिन इसमें आप अपना भी बात लिख सकते हैं। आते हैं एक बार। ठीक है, ऑथेंटिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मान ले किसी सिचुएशन में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसका भी एक उपाय है। चलिए अब ठीक है, क्या या तो एनेक्डोट चुन लीजिए या स्टोरी चुन लीजिए। यदि पॉपुलर किस्सा है तो डाल लीजिए, लेकिन पॉपुलर किस्सा एग्जैक्ट फिट तो नहीं हो पाएगा मेरे क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा फेरबदल तो करना होगा। ठीक है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं।
किससे स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, एनेक्डोट्स या स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है बताइए? एक एक कर देखिए, एक एक करके बोलेंगे सब सुन पाएंगे हम। रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए डाटा सेट। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है शॉर्ट लिखना। हमारे पास कितना वर्ड है? 150 है ना? उसी में मुझे समझा भी देना है और 150 वर्ड में अपनी स्टोरी कंप्लीट भी कर देनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उसको शॉर्ट समराइज्ड वे में लिख पाऊंगा कि। दूसरा चैलेंज क्या है? कॉन्टेक्स्ट। जो मैंने स्टोरी लिखी उसका कॉन्टेक्स्ट और जो क्वेश्चन का डिमांड है दोनों मैच कर रहा है क्या? ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे लिखते तो तुरंत है क्या सब ऐसे ऐसे रामू था, एक श्यामू था, ऐसे गया वैसे गया, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है रामू श्यामू मिट कर रहा है कि नहीं, नहीं पता मुझे। ठीक है, तीसरी बात है कि आखिर उसको किस लैंग्वेज में लिखे, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट स्पीच में, किस में लिखे? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चेंज हो जाएंगे। समझ में आप मेरी बात को? ये एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है? ग्रामर की, वाज, व्हेन, आर। अब समझ ही नहीं आ रहा पहले पास्ट में जाके लिखूं कि, अब समझ में मेरी डिलेमा, एक आम स्टूडेंट की डिलेमा क्या हो सकती है। मैं ये सब बोल रहा हूं जो एक आम बच्चा जो पहली बार लिखेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इस पे हम ओवरकम नहीं कर सकते, बट चैलेंजेस क्या है। लेकिन अच्छी बात क्या है इसकी, यदि ये फिट बैठ गया, यदि ये फिट बैठ गया तो क्या होगा बताइए? नयापन, क्रिएटिव, मैकेनिकल नहीं लगेगा, यूनिक लगेगा, क्योंकि आपकी स्टोरी है, आपने कुछ बनाई है। एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि लड़का इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। ठीक है, कुछ तो टैलेंट है लड़के में, मतलब पॉजिटिव। पहला कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज, पहला इंप्रेशन दिखा, वो अलग बात है, बहुत कम लोग अपना लास्ट इंप्रेशन कुछ और कर पाते हैं, बट मैक्सिमम फर्स्ट इंप्रेशन नहीं। और आजकल की दुनिया पूरी एकदम, भाई आपने प्रीजुडिस वर्ड यूज किया था ना सुबह, प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्ड, एकदम सब जज बने बैठे हैं। कल हम मोदी जी को फांसी चढ़ा देते हैं, कल राहुल गांधी को आजाद करवा देते हैं, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाते हैं, हम जजमेंटल हैं। समझ में? तो क्रिएटिव यूनिक बनाने में यदि बन गया है तो बहुत अच्छा है। एक और प्रॉब्लम है इस एनेक्डोट और स्टोरी में, अभी से ही मैं बता देता हूं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, हम आने वाली प्रॉब्लम को अभी से प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि जो स्टोरी आपने यहां स्टार्ट की, कंक्लूजन में जाके उस स्टोरी को एंड भी करना होगा। ये नहीं कि स्टोरी स्टार्ट कर दी और एंड ही करना भूल गए, उसी लाइन पे आपको जाके वहां एंड भी करना है। रामू श्यामू को यहां मान ले आपने कहा, मान ले फाइनेंशियल इंक्लूजन पे नहीं पता है, तो कहा एक रामू थे एक श्यामू थे, वो दोनों के बैंक के बारे में कुछ नहीं पता था, बेचारे एजुकेशन लोन चाहते थे उसके बारे में कोई पता नहीं था, वो मनी लेंडर के पास जा रहे थे जहां चार्जेस बहुत लग रहा था, फिर किसी आदमी ने उसे बताया कि नहीं बैंक चले जाओ आपको तो कम रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो उसको फाइनेंशियली एजुकेट किया। अब ये बात तो आपने कह दी यहां, ये जब एंड हो रहा है कंक्लूजन में, तो रामू श्यामू को उसके फायदे भी और उसका कंक्लूजन भी देना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या फायदा हुआ। तो फिर बताएंगे फाइनेंशियल कि रामू श्यामू क्या हुआ, उनको लो इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन मिल गया, वो पढ़ाई किए, बहुत खुश हुआ और नौकरी मिली, फिर शादी हो गई। उनको बताइएगा। मेरा कहना है स्टोरी की एंडिंग होनी चाहिए। तो एक बार मैं जरूर कहूंगा कि जब हम लोग ऐसे भी लिखना स्टार्ट करेंगे, मान ले हम 3 ऐसे कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए,
एक ऐसे एनेक्डोट से जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं कितना मजा आ रहा है, उसमें फिर देखेंगे कुछ सुधार आएगा। दो हमारे यहां कितने पूरे टोटल टेस्ट हैं? 8 टेस्ट है ना, 8 मॉक टेस्ट हैं। 2 टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें भी आपको 2-2 ऐसे लिखना है। तो एक ऐसे में ऑलवेज शुरू कीजिए किससे? एनेक्डोट से, स्टोरी से, देखते हैं कहां तक जाएगा। और एक नॉर्मल तरीके से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां ज्यादा कंफर्टेबल हूं। यदि एनेक्डोट बड़ा अच्छा लग रहा है और फिट बैठ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वहां 3 ऐसे लिखना है। यदि हर का इंट्रो मान ले किसी का एनेक्डोट से चालू कर दिया और बाकी अभी बताऊंगा आगे और किस किस से हो रहा है, एक का कोट से कर दिया, एक का डेफिनेशन फैक्ट फिगर से कर दिया, वह एकदम वैरायटी दिखेगा। तो हम खुद चाहेंगे कि आप डाइवर्स आंसर्स लिखें, क्योंकि अब इसमें भी एनेक्डोट देखा, फिर वही रामू से आमू को दूसरे में भी ले आए, तीसरे में भी ले आए, तो भी कहेगा यार रामू से आमू को अब छोड़ दो। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले 2 ऐसे में पूरी तरीके से, ठीक है? अब यहां क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलिए यहीं पे आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कोट्स, एनेक्डोट, स्टोरी हो गया। अब तीसरा क्या हो सकता है? ठीक है, फैक्ट्स, स्टैट्स और डेटा। ठीक है, क्या है? फैक्ट्स, स्टैट्स, डेटा। आएंगे एक करके, अभी आएंगे, बहुत अभी चलेंगे हम लोग। ये सब सोचने के तरीके में सिखा रहा हूं। चलो ये फेल हो गया, कोट्स याद नहीं आ रहा है, स्टोरी में बना नहीं पा रहा हूं। अब किस भाई के पास जाएंगे? किस भाई के पास कि भाई डेटा वाला कुछ करते हैं। ठीक है, कोई डेटा। अब डेटा पे हम देखेंगे, अलग अलग डेटा की हम बात करेंगे कि डेटा पे मान ले, अब कैसे सोचे, डेटा पे कहां से आएगा। ठीक है, अब डेटा पे हम लोग देखते हैं। अब इसके लिए आपको फिर कॉपी बनानी है, उसी कॉपी में जहां कोट्स लिख रहे हो, इसलिए कि हर के लिए अलग अलग कॉपी बनाइए, उसी कॉपी में। अब मान ले एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कहां से डेटा लाओगे भाई, बताओ? क्या बात है, आगे। अब चुप हो जाएंगे लोग। नीति आयोग का भी कोई होगा ना डेटा का नाम, बोलो एग्जैक्टली। पीसा रिपोर्ट सुना है क्या? OECD, मैं यहां भी काम किया हूं इसीलिए सेकंड में ले आया। पीसा हमारा अभी 2009 में क्या हुआ, हम बाहर ही आ गए, बोले भाई तुम हमेशा पीछा कर देते हो हमको, हमारी बहुत बेइज्जती हुई। ठीक है, पीसा रैंकिंग में, तो हमने क्या कहा कि तुम्हारा रैंकिंग ही बेकार है। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे मैं उसकी नहीं, मैं वो तो लाती है जो टेस्ट का नाम है, ठीक है, वो पीसा है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये पीसा रिपोर्ट में इंडिया क्या आया? एकदम लास्ट में। हमने बोला कि भाई तुम्हारा हमको रैंकिंग सूट नहीं कर रहा है, हम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे लाइक हमें ऊपर दे दोगे तो हम आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मतलब हमें बहुत पुअर रैंकिंग मिली तो हम विड्रॉ कर गए। ठीक है, हम वापस आए हैं इसमें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग भी लिखते चले जाइए। ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये भी क्या है? OECD। ठीक है, ये रिपोर्ट निकालती है। ACR कौन निकालता है? प्रथम। ठीक है, आप नीति आयोग की बात कर रहे थे ना, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, स्कूल क्वालिटी एजुकेशन रिपोर्ट, स्कूल क्वालिटी एजुकेशन रिपोर्ट, स्कूल क्वालिटी इंडेक्स है, सॉरी। ये नीति आयोग द्वारा होता है। ठीक है, नीति आयोग। तो अब क्या है,
इस सब रिपोर्ट में आपको दिखे तो पॉइंट लिख लीजिए एक जगह। एक साल में एक ही रिपोर्ट आई होगी, ठीक है, तो इस सब का रिपोर्ट का क्या क्रक्स लिख लीजिए कि जहां आए वहां आप यूज कर सके। कर लेंगे क्या? ये तो हमने सिर्फ अभी एजुकेशन की बात की। अब दूसरे पे आ जाते हैं। एजुकेशन के बाद हेल्थ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का बताइए कौन कौन सा है रिपोर्ट? आईपीसीसी, ठीक है, ठीक है, क्या बताया तभी? क्लाइमेट, ठीक है। हेल्थ का बताइए? NHS। तो ये जो दिखे उसको क्या कर लेना है? नीति आयोग का भी है, नीति आयोग का है स्टेट इंडेक्स वाला। मैं क्या कह रहा हूं, समझ, आप मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हेल्थ, जैसे वहां कोड्स ढूंढे, आपने यहां क्या ढूंढ लेना है? रिपोर्ट्स क्या कह रही है। ये आपका जीएस का मार्क्स भी ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? पॉवर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। क्राइम, क्राइम में कौन आता है? NCRB का डेटा। ये सब आपको क्या करना है? एक कॉपी में क्या चलते हैं आज के बाद वो कॉपी समझ लीजिए कि वो मुनीम जी का होता था ना, ऐसे आपने लेके चलना है। जहां दिखे लिख दिए। आप कोई नोट्स पढ़े हो, दिख गया, फट से लिख दीजिए, बहुत हैंडी होगा। उसी को बार बार जब आप लिखेंगे, लिखते जाएंगे, एक बार क्योंकि वहां जाएंगे तो एक बार पेज पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा। क्लियर है? तो तीसरा वेपन मेरा क्या है? तीसरा वेपन क्या था? फैक्ट्स, स्टैट्स, डेटा, रिपोर्ट, इंडिसेस, ठीक है। अब चौथा, चौथा क्या हुआ? चौथा बताइए? डेफिनेशन। आपने डिफाइन कर दिया, जो टर्म्स है उसको डिफाइन कर दिया एंड कनेक्ट कर दिया। यहां कोई डाउट आप लोग को? बताइए, आपने क्या किया? डिफाइन, ठीक है। तो एक अप्रोच हमेशा यह भी रखना है कि पॉइंट्स को हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है। कीवर्ड्स को हमें क्या करना है? ये पांचवा रख लीजिए। कीवर्ड्स को क्या करना है? कनेक्ट करना है। और मुझे समझा देना है एग्जामिनर को कि सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो ये 5 मेथड आपके पास है इंट्रो लिखने के लिए। अब इसी को लोग अलग अलग नाम से अलग अलग चीज आपको बताएंगे, ठीक है। पहला क्या है? कोट्स। एक बार बताइए इधर इधर, क्या है? सेकंड, एनेक्डोट, स्टोरीज। तीसरा, फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, इंडिसेस। फिर डेफिनेशन। अब लास्ट में कीवर्ड से कनेक्ट कर दीजिए। अब मैं यहां पे जब आया, अब स्टोरी, स्टोरी, वो स्टोरी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। या एनेक्डोट में मान लो जो भी आप कह रहे हैं, महात्मा गांधी की जो भी कुछ एक दो कहानी हो, गौतम बुद्ध की, ठीक है। अभी आपने देखा 2-3 जो पॉपुलर केसेस हुए, ठीक है, निर्भया कांड, ठीक है। कुछ पॉपुलर चीज को आप, जैसे गांधी जी की वो तलिस्मान आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, एकदम अच्छे से रख लीजिए। समराइज करने में या शुरुआत करने में, दोनों में मदद करेगा, ठीक है। प्रीएम्बल अच्छे से रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है प्रीएम्बल, है ना। क्या बताता है प्रीएम्बल? कोई मुझे प्रीएम्बल सुना सकता है क्या?
हाँ क्लास में पढ़ा, हाँ बताइए। अरे बैठ के सुनाओ भाई। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ अविनाश। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इससे याद होगा, आंसर कैसे निकलेगा वहां से, उसको पता, कॉन्फिडेंस है कि आएगा कहां से क्वेश्चन, यहां से उठा लूंगा, यहां से उठा लूंगा, यहां से उठा लूंगा, इतना तो पोथी पतवा बना लिया है। समझ में है? क्लियर है? चलिए, तो ये पॉपुलर स्टोरीज हमें क्या करना है, हमें लिखना है। एक ऑलवेज जहां पॉपुलर स्टोरी दिखे आप लिख लीजिए, ठीक है? आप बहुत एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे, वहां भी स्टोरीज मिलेंगी आप, ठीक है? उसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? अब अगेन सबका हम एक्सपेरिमेंटेशन कल इंट्रो का क्लास जब होगा नेक्स्ट क्लास में, तो इंट्रो मैंने आप लोग के लिए कैसे किया है, प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, मैं आपको इंट्रो लिख के खुद दूंगा, ठीक है? शुरुआत में आप कैसे नहीं लिख पाए और उसका एक आंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपने इंट्रो लिखा, मैंने कहा नहीं ये बेकार है, या कहो इसको थोड़ा चेंज कर दो, तो आप कहोगे सर क्या चेंज कर दो, कहोगे ना, लेकिन वो दिखेगा तो कहोगे हाँ ठीक है ऐसे सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँ एग्जैक्ट वही होगा, बट एक टेंटेटिव तो हो सकता है। ऐसे ही मैं आपको 15-16 प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले क्वेश्चन दूंगा, आप लोग 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में लिखेंगे, मैं फिर उसको 10 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप 10 मिनट लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ही पूरा दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेंगे। हम चाहते हैं आप प्रैक्टिस करें कि उस क्लास में आए, इससे हमारा हो गया 3 महीना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, आप लिखिए मुझे दिखाइए, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर इंट्रो के बाद हम बॉडी में आएंगे, इंट्रो के बीच में हमारा एक क्लास पूरा चलेगा ट्रांजिशन कैसे करना है। आज ही आप देखिएगा ट्रांजिशन में काफी चीजें सीखेंगे। यहां क्लियर? अब आते हैं हम लोग मेंस, क्या कहते हैं, सॉरी, बॉडी। क्या हो गया? क्या हो गया? अब बॉडी में हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, बट बॉडी से पहले हमारा क्या आया, तो इंट्रो मान ले हमने, आज से आप लोग को याद क्या रखना है, इंट्रो मतलब I1 I2। आज के बाद हम पूरा अपना इंट्रो इसी 2 पैराग्राफ में निपटा देंगे। 2 पैराग्राफ से ज्यादा हम इंट्रो अपना नहीं लिखेंगे। 60 वर्ड का भी लिखते हैं तो 120, 70 का भी लिखते हैं तो 140 अपर साइड। तो I1 I2 के बारे में हमने समझ लिया, कोई दिक्कत? अब हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। किस चीज पे काम कर रहे हैं? अब I1 I2 हो गया। अब आता है आपको थीसिस स्टेटमेंट। क्या हुआ? थीसिस स्टेटमेंट। अब कहोगे थीसिस स्टेटमेंट क्या है भाई, तो भावी भरकम शब्द है। थीसिस स्टेटमेंट सिंपली कहता है कि आप कोई भी ऐसे दिया गया है, आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या, कोई तो स्टैंड होगा आपका ऐसे पे, ठीक है? तो स्टैंड क्लियर किया आपने। आप कोई भी थीसिस जब लिखते हैं तो वहां पे स्टैंड लेते हैं कि हेंस ऑनवर्ड्स, यहां मैं इन चीजों में बिलीव करता हूं, मतलब मैं इस टॉपिक पे, इस पार्ट पे, जैसे बून और बेन एग्जांपल, तो आप कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि बून होगा, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो एक साइड को हमने क्या किया, तो थीसिस क्या है, स्टैंड लेना। क्या है? स्टैंड। तो ये थीसिस क्या होगा, इस पे हम लोग फिर बात करेंगे, काफी बात करेंगे, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें आएंगी, बट हमको बीच में क्या देना है,
ये ट्रांजिशन, ये क्या देना है, ट्रांजिशन देना है। इस पे हम लोग पूरा एक क्लास लगाएंगे, इस पे हम लोग पूरा 2 क्लास लगाएंगे। कोई डाउट? अब हमारा क्या आएगा, अब क्या आएगा, बॉडी। अब क्या आएगा हमारा, अब पॉइंट है कि मैं बॉडी में भी अब कैसे सोचूं कि मुझे बॉडी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब आगे बॉडी की हम जब भी बात करेंगे तो हम लोग B1 B2 चलेंगे, ठीक है। I1 I2 हो गया इंट्रो का, बॉडी का B1 B2। हम यहां भी फिक्स कर लेंगे अपने दिमाग में। मैं बता रहा हूं मेरे दिमाग में यूपीएससी में फिक्स था कि मुझे कितने पैराग्राफ लिखने हैं, क्योंकि वहां 1200 वर्ड लिखने हैं। 2 पैराग्राफ मैंने किस पे लिखा, इंट्रो पे। 1 पैराग्राफ मेरा चला गया ट्रांजिशन पे। 3 पैराग्राफ 60 से 70 वर्ड मानता था, 60 वर्ड। अब मैं ये नहीं कि मैं गिनता था, 6-7 लाइन हो गया तो मैं समझ गया कि 60-70 वर्ड हो गए होंगे, ठीक है। तो 180 वर्ड तो ये चले गए, और 180 वर्ड किसके लिए बचा लिया था, या 150 वर्ड के लिए कंक्लूजन। 150 भी रखूं तो 330 चले गए। मतलब हमारे पास 800 से 900 वर्ड, 900 वर्ड रख लो मेरे लिए है, किसके लिए, वर्ड। तो एक पैराग्राफ में 60, तो 900 के लिए 15 या 16 पैराग्राफ। तो मेरे दिमाग में फिक्स होता था कि मुझे 15-16 पैराग्राफ प्लान करना है। आपको पहले से पता है तो आसान होगा आपको कि मैं, वरना लिखते जा रहे हो पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा है। पता चला एक ही डायमेंशन के 5 पैराग्राफ लिख दिए। लेकिन पहले से पता है कि मेरे पास 16 पैराग्राफ है, तो मतलब एक डायमेंशन पे 2 मैं दूंगा, एक पे 2 दे सकता हूं। यदि मैं 5 या 6 डायमेंशन को लेके आ रहा हूं, अब उसमें भी प्लस माइनस दिखा रहा हूं तो 3 पैराग्राफ हो सकता है। तो मैं ब्लूप्रिंट बनाने में मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान। ब्लूप्रिंट बनाने में काम आसान हो जाएगा। क्लियर है। और फिर कंक्लूजन, तो फिर कंक्लूजन में C1 C2 C3 खत्म। क्लियर है। तो आज के बाद ये हमारा नॉमेनक्लेचर होगा, I1 I2 B1 to B15, हम 16 पूरा हम यूपीएससी लेके चल रहे हैं, ठीक है। कम बोलेगा तो कम लिख देंगे, एक डायमेंशन हटा देंगे, या एक ही में 2 डायमेंशन को मिला देंगे। हम पूरा एकदम क्या लेके चल रहे हैं, यूपीएससी। तो हम यहां B1 से कितना चलेंगे, और C1 से लेकर C3। क्लियर है। तो ये मेरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें मैं और ऐड करूंगा कि बॉडी से पहले मान ले ये कौन सा है मेरा, B16। हमने B1 to B15 लिख दिया। ये B16 क्या है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी हो रहा होगा मेरा। देखो कमाल की चीज, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। मान ले मैं यहां कोई एक बात पे अपनी बात को रख रहा हूं, कोई एक बात को रख रहा हूं। मान ले मैं कह रहा हूं कि नहीं, गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपने फ्रीडम मूवमेंट में। मान ले मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं। 15 पैराग्राफ क्या किए मैंने, यही बात की, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। 16वां पैराग्राफ में क्या करूंगा, लास्ट में उसका अदर साइड दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, अदर साइड। अदर साइड का मतलब अब मैं गांधी जी के यहां क्या कहूंगा, क्रिटिसिज्म, कि नहीं गांधी जी ने ही सब काम नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी ये किया, भगत जी ने भी ये किया। तो मैं अदर साइड दिखाऊंगा। तो मेरा लास्ट पैराग्राफ किस चीज के लिए होगा, अदर साइड। या मान लो मैं 15 स्टेप में कह रहा हूं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, तो 16वां क्या दिखाऊंगा कि नहीं नहीं गांधी जी ने किया। या आप कह रहे हैं कि विमेन इंपावरमेंट हुआ ही नहीं आज तक, तो 1 से 15 तक हम क्या लिख रहे हैं कि विमेन इंपावरमेंट नहीं हुआ। 16वां में क्या लिखूंगा, नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। समझ में आप मेरी बात। या 1 से 15 तक लिखा कि नहीं विमेन इंपावरमेंट खूब हुआ है, तो 16वां क्या लिखूंगा, अभी भी बहुत बाकी है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमें दोनों डायमेंशन दिखाना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर खुश हो गया भाई, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, अंत भला तो। अब बॉडी का अंत क्या है, वो लास्ट पैराग्राफ।
आपने दूसरा डायमेंशन दिखा दिया, मजा आ गया। एक ही चीज पढ़ रहे थे, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, दूसरा साइड आ गया। समझ में है? तो हमारा लास्ट पैराग्राफ भी हम फिक्स कर लेंगे अपने दिमाग में। देखिए आप लोग, कोई हो सकता है B15 और B16 मिलकर क्रिटिसाइज करे, वो आप पे हो सकता है। मैं एक आपको, अब ये मत कहिए कि सर यही एक फिक्स फॉर्मूला है क्या, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपका काम आसान कर रहा हूं। आपके पास कोई और मेथड हो उसमें कीजिए, ठीक है। बट ये सब मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं। अब कहेगा सर मैं तो एवरेज बच्चा नहीं हूं, मैं तो सुपर बॉन्ड हूं। अच्छा, कल ही मैं किसी से पूछा था व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ब्यूटीफुल का डेफिनेशन क्या है? चाहे जो भी हो, सबके लिए अलग अलग है, बट एक प्रायर डेफिनेशन है क्या? मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग आर मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। तो एवरेज का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मार्क्स नहीं आएंगे। भैया तुम एवरेज ही फॉलो कर लो ना, वही बहुत है। एवरेज भी हमारे 900 का होता है, हमारा 900 का होता है ना। एवरेज मार्क्स कितने आते हैं मेंस में? कितने पे टॉपर बन गया मान ले मेंस का मार्क्स, बताइए? 60%। एवरेज बच्चा भी यही लाता है क्या? 50, 55, 60 यही ला रहा होता है ना। तो एवरेज बच्चा भी बन जाइएगा ना, तो एग्जाम बहुत इज्जत से निकल जाएगा। हमें सुपर बॉन्ड नहीं बनना है। तीनों एस से एक एक घंटा आपने डेडिकेट कर दिया, एवरेज भी सब लिखा, तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। पता चले एक ही ऐसे में पूरा 1.5 घंटा लगा दिए, दूसरा ऐसे 1 घंटा आध, तीसरा में क्या बचा? आधा गया। चाहे आप कितना भी अच्छा लिख लें, आप नहीं कुछ कर सकते उसमें। तो मेरा कहना एवरेज लिखना बेटर है। अब शुरुआत तो एवरेज से ही होगा ना, फिर धीरे 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 प्रूव कर लेंगे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ एकदम वो ये ट्रांजिशन में आएगा, वो यहां पे आएगा थीसिस में, वो भी एक मेथड है। अब यहां पे आऊंगा मैं, जब इसमें आऊंगा तो आऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूं ओवरऑल एक एक करके। हाँ सर कोई कोड जो है अगर हिंदी में उससे रिलेटेड यार क्या पुट आप हिंदी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद भी एक मेरा फ्रेंड है, उसको भी 150 या कुछ आया था, उसने हिंदी में लिखा था, वही पानी वाले पे ही। मैं तो कोट नहीं लिखा, बट उसने कोट लिखा था, उसको भी 150 थे, ठीक है। उसने कोट हिंदी में लिखा था, एक्चुअली कोट नहीं था, 2 लाइन की पोयम थी, पानी को लेकर उसने वो लिखा था और हिंदी में लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में तो और दिक्कत नहीं, यूपीएससी में भी दिक्कत नहीं, उसकी पूरी मान्यता है। और बिहार अभी तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भैया जो कहावत भी होगी वो भी हिंदी में ही लिखा होगा। उन्होंने कहा ना कि इंग्लिश भी होगा तो उसका वो इंग्लिश वर्जन होगा, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। पोयम, श्लोक एकदम संस्कृत भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें डरने के, बट उसको एक्सप्लेन कीजिए इंग्लिश में। पता चले लिख के छोड़ दिया, बोले अब समझते रहना तुम, ये नहीं करना है आपको। उसको आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने, उसमें किसी ने हिंदी में लिखा है, हिंदी में अपना इंटरव्यू दिया है, तो हिंदी लिखेगा, उसी को ट्रांसलेट भी करेगा, तो वो करना जरूर है, ठीक है। यहां किसी को दिक्कत? अब यहां इन्होंने सिंस एक सवाल पूछा है, मैं उसको बस 1 मिनट का समय यहां लगा दूंगा। सर इट इज मैंडेटरी टू टेक अ क्लियर कट स्टैंड, कैन वी बैलेंस बोथ? यस वी कैन टेक बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। आप बोथ एक एक करके बोथ स्टैंड ले सकते हैं। मैंने कहा ना जब हम लोग यहां आएंगे तो इस पे बहुत सारी और बातें अलग अलग डिस्कस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी घुसे नहीं है तो एकदम ले सकते हैं। क्या नाम है? नीलेश, आराम से कर सकते हैं। हाँ बताइए। थीसिस स्टेटमेंट लिए तो एंटी थीसिस स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा ना लास्ट में, बॉडी में आपने बोला क्रिटिसिज्म जब करेंगे तो। हाँ यहाँ पे लास्ट में दूसरा साइड, मैं दूसरा साइड दिखाने की बस कोशिश कर, ट्रांजिशन में कि स्टैंड एक तरफ लेके एकदम लीजिए, करना
फिर क्रिटिसिज्म तो सर करना पड़ेगा ना। एकदम करो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, मैं तो हमेशा करता हूं। लास्ट पैराग्राफ 1 और 2 पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन, जरूर उसका दूसरा साइड मुझे दिखाना है। ठीक है कि ये हुआ है तो ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है तो हाँ हाँ ये हुआ भी है, दूसरा साइड मुझे दिखाना ही है। मैं एग्जामिनर को बताना चाहता हूं कि देखो सर मेरे को ये भी डायमेंशन आता है, सर प्लीज थोड़ा मार्क्स दे दीजिए। मार्क्स मांगना होगा एग्जामिनर से, ठीक है। अभी कहां कंक्लूजन पे हम आए हैं, हम तो अभी बॉडी में ही हैं, ठीक है। एकदम ऑलवेज पॉजिटिव नोट पे, फ्यूचरिस्टिक, गुड, होपफुल, अंत भला तो सब भला। और उसमें भी आप मूवी में देखते हैं ना, ज्यादातर मूवी कौन सी हिट होती है जिसमें हैप्पी एंडिंग होता है, चाहे हीरो पूरी मूवी हार रहा हो लेकिन अंत में वो जीतेगा ही जीतेगा। तो हमें एकदम हैप्पी एंडिंग करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हैप्पी एंडिंग तो तब होगा जब ये सब होगा, तब तो हैप्पी एंडिंग होगा। अब यही एग्जामिनर ने मूड बना लिया है, इसको यही मार्क्स दे दो, इसके आगे की सोच नहीं है, एक ही बात घुमा घुमा के लिखा है, वो एंड पहुंचेगा क्या, पहले ही डिसीजन ले लिया उसने। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्ट्रक्चर सीख गए ना, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि कंटेंट नहीं भी होगा और स्ट्रक्चर यदि बहुत क्लियर कमांड है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप मुझे कोई भी टॉपिक दे लीजिए, आई एम सेइंग एनी टॉपिक, आई विल राइट एनीथिंग, एबव एवरेज जरूर लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि एकदम स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में क्लियर है, यहां ये लिखूंगा, यहां ये लिखूंगा, यहां ये लिखूंगा, कुछ ना कुछ इतना पढ़ा है खोज ही लूंगा, इतना पढ़ा है, आप भी इतने पढ़े हैं, क्यों नहीं खोज लेंगे। बट सिंस हमें स्ट्रक्चर में ही ट्रस्ट नहीं है, कंफ्यूजन है, हम पता नहीं कर पाते। क्लियर है? ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर है एक बार? सर उतना वर्ड्स लिख पाएंगे क्योंकि 10 से 12 मिनट 3 क्वेश्चन पे तो टाइम बचेगा 2.5 घंटा। मैं तो कह रहा हूँ 45 मिनट ही आपके पास टाइम है, तो मैं कह रहा हूँ इसको आप B16 से हटा के B12 कर लीजिए, तो उसमें वर्ड भी उसी अनुसार देगा ना, जैसे यूपीएससी में 1.5 घंटा देता है, ठीक है, और उसमें आपको 1200 वर्ड होते हैं, मान ले 1 घंटा है तो आपको 800 वर्ड देगा, तो उसी के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। समझ में आप? मैं ये नहीं कहूँ इतना, मैं तो प्रैक्टिस कराने की, ज्यादा होगा तो उसको कम किया जा सकता है, पहले लिखो तो भाई। एक ऐसे 800 वर्ड 800 वर्ड, 800 900, हम 1000 लेके चलते हैं थोड़ी देर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इंट्रो की बात समझ लिए थे कि सोचना कैसे है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सोचना सीख लिया, इधर इधर बात नहीं, क्या क्या हमने सोचना सीख लिया, इंट्रो, और दूसरा क्या सोचना सीख लिया, ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग किस चीज को सोचना सीखेंगे, बॉडी। हम बॉडी को सोचना सीखेंगे कि चलो इंट्रो लिख लिया, ट्रांजिशन स्टेटमेंट भी लिख लिया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं B1 to B16 कैसे लिखूं। क्लियर है? अब यहां भी सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड, इसका नाम क्या है, जैसे मान ले पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, सो कहते हैं बेस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, साइंटिफिक, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है, T से टेक्नोलॉजी, L से लीगल। अब इस पे एक भी पैराग्राफ भी लिख दोगे, दो लिख दोगे तो पहुंच जाओगे। अलग अलग डायमेंशन मैंने क्या किया, लेकिन वो डायमेंशन फिट भी होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती के घुसा रहे उसमें, इन्वायरमेंट का कोई लेना देना नहीं और हमने जबरदस्ती कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कहां फिट हो रहा है, क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। कोई डाउट है? हाँ,
नहीं, एकदम परफेक्ट है। कोई डाउट? दूसरा कि ठीक है मैं ये सोचने लगा तो ये चला गया। दूसरा है टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल में क्या हो सकता है? टाइम। टाइम हमारा क्या होगा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में ये था, मान लो ग्लोबलाइजेशन पे हम बात कर रहे हैं तो पास्ट में कुछ था, आज ये है, और फ्यूचर बताएंगे कि ये नेगेटिविटी है। तो आप इस टाइमलाइन को फॉलो कीजिए। समझ में आप? यहां कोई दिक्कत? तीसरा हायरार्किकल लेवल। जैसे क्वेश्चन आ गया ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हायरार्की पे दिखाइए कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे, फैमिली लेवल पे कैसे, सोसाइटी पे कैसे, नेशन पे कैसे, इंटरनेशनल पे कैसे, स्पोर्ट्स में कैसे। हायरार्की आप दिखाइए। चलिए वो स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, अभी यहां तक समझिए। कोई दिक्कत? आप यहां से डायमेंशन खोलिए कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको कैसे लगता है ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली में कैसे लगता है, सोसाइटी में कैसे लगता है, नेशन पे कैसे लगता है, इंटरनेशनल पे कैसे लगता है। क्लियर है? अब ये तीसरा हो गया। चौथा सेक्टोरल। सेक्टोरल, अब सेक्टोरल को मैं यहां लिख रहा हूं। सेक्टोरल में हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पहले मैंने प्राइमरी को पूरा एक्सप्लेन किया, फिर सेकेंडरी में बताया, फिर टर्सरी में मूव कर गया। फिर या तो मैं सेक्टर वाइज बता रहा हूं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, जब अलग अलग सेक्टर को मैं पकड़ के क्या कर रहा हूं, अपना ऐसे लिख रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये सब सोचने के क्या है? तरीके। और एक ही तरीका नहीं सब में फिट होगा, अलग अलग स्टोरी में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फिट बैठेगा। हम जब अब करेंगे तो प्रैक्टिस देखेंगे कि कैसे होगा ये। आगे और कैसे सोच सकते हैं बताइए। स्पोर्ट्स, मीडिया, साइंस एंड टेक, ये सब हम अलग अलग सेक्टर वाइज मूव कर गए। अब 4 हो गया, 5 यहीं खत्म कर देता हूं। दिख रहा है? हाँ। 5 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम के बारे में बताया और फिर उसका क्या दे रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है? प्रॉब्लम, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, फिर सॉल्यूशन। आप अलग अलग इसमें मेथड आते हैं। अब अगेन जब हम लिखेंगे तो उसमें हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो ये सब मेंस में क्या है? बॉडी का सोचने का क्या है? तरीका है। अब हम लोग जैसे जैसे लिखेंगे हमें समझ में आया कि अच्छा इसमें ये फिट बैठना है। बट अभी तो पता चल गया कि मुझे ऐसे ऐसे सोचना है। क्लियर है? इंटरव्यू में हमें क्या पता चला? टूल्स क्या क्या थे बताइए? कोट्स, एनेक्डोट्स, स्टोरीज, फैक्ट्स, डेटा, डेफिनेशंस नहीं, इंडिसेस, उसके बाद आया डेफिनेशंस, उसके बाद आया कीवर्ड्स को कनेक्ट। हमारे पास सोचने के लिए तो कुछ है कि चलो ये नहीं आ रहा है फिट, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसमें कहीं हो सोचते हैं। वैसे ही इनमें से आपका दिमाग स्कैन करेगा। हमारा दिमाग क्या करता है? स्कैन करता है। दिमाग नहीं, मेमोरी स्कैन करती है। अच्छा इसमें फिट बैठेगा क्या? हो सकता है कभी लगे कि ये दोनों में फिट बैठ रहा है, फिर जाओगे 3-4 एग्जाम्पल के बाद लगेगा कि नहीं यार ये तो यही आंसर खत्म हो गया। ठीक है? तो फिर उसको कट करोगे और नेक्स्ट पे पहुंचोगे। तो एटलीस्ट ये 5 आपके पास हाथ में क्या है? टूल्स। अगेन जैसे जैसे हम इससे में और बढ़ेंगे हमें और टूल्स मिलते जाएंगे
ये अभी एक जनरल ब्रॉड आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। कोई डाउट? इसका मतलब है कि हमने B1, B2, B3, B4, B5 हम यहां तक पहुंचे हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये B1 को कौन कनेक्ट करेगा? B1, B2, हाँ, तो B1 को B2 से कौन कनेक्ट करेगा? B2 को B3 से कौन कनेक्ट करेगा? ये कौन कनेक्ट है? कनेक्ट तो कोई करेगा ना, वरना ऐसे फ्लो कैसे होगा? ठीक है, तो ये क्या है? कनेक्टर्स। क्या है ये? क्या है? ये क्या है? कनेक्टर्स। ये क्या है? कनेक्ट करोगे B1 को B2 से, B2 को B3 से, B3 को B4 से, कनेक्ट चलता रहेगा। या मान ले B1 टू B3 एक ही इशू पे चल रहा है, तो B1 को B4 से तो कनेक्ट करोगे, किसी से तो कनेक्शन होगा ना। अब ये कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसमें भी 7-8 तरीके हैं। आप कहोगे सर आप तो पूरा साइंस ही पढ़ाने लगे, हम तो ऐसे आए थे सोच के बस लिख देंगे। लेकिन क्या करें, मार्क्स के लिए अब लड़ना पड़ेगा और उसके लिए सब हथियार लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए एक एक करके, कॉपी यहां थोड़ा खोल लीजिए। चलिए मैं यहां लिखता चला जाता हूं। पहला तरीका, ये आपको समझ में आया ना कि मैं ये क्या लिखवा रहा हूं? पैराग्राफ को कनेक्ट कैसे करें, ठीक है, डायमेंशन को कनेक्ट कैसे करें। हमें क्या चाहिए? कनेक्टर्स। ठीक है, अब कनेक्टर्स पहला क्या है? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं जैसे, तो अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या कनेक्टर्स हैं, लिख लीजिए एकदम अच्छे से, एक जगह आपके पास हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप लोग, एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा सच एज, तीसरा लाइक, चौथा फॉर एग्जाम्पल, और फिफ्थ फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस क्या? एज एन एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। इनमें से जहां जैसा दिखेगा यूज कर लो, बट पहले पता तो होना चाहिए। तो जहां जहां आपको इलस्ट्रेशन दिखाना हो, ये नहीं कि हर जगह फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। अब तो 5 आ गए, तो पांचों को भी एक एक बार घुमाओगे तो छठा का नंबर छठे पैराग्राफ में आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, इसके पास वर्ड्स है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? मान ले आपको कॉज इफेक्ट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉज इफेक्ट, कि ये कॉज था, ये इफेक्ट हुआ, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे? ड्यू टू, दूसरा बिकॉज, तीसरा एज अ रिजल्ट, चौथा 10, पांचवा देयरफॉर, छठा फोन बंद कर लीजिए, कॉन्सिक्वेंटली, कोई नहीं साइलेंट कर लीजिए, घबराइए नहीं।
पता चलता है घबराहट में और फोन नहीं मिल रहा है। जिनका भी है, ठीक है, जिनका भी है निकाल के एक बार साइलेंट कर दीजिए। कनेक्टर्स क्या क्या हैं? ये सब हैं। तो एक ही नहीं, बार बार बिकॉज बिकॉज बिकॉज, अलग अलग यूज कीजिए। ड्यू टू, बिकॉज, एज अ रिजल्ट, दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, जो स्टैंड लिया है ट्रांजिशन स्टेटमेंट में उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या? बॉडी के एकदम कर सकते हैं। हम आपको दूसरा साइड दिखा रहे हैं तो आप एकदम क्रिटिसाइज, हम उसको दूसरा साइड दिखा रहे हैं पैराग्राफ में, एकदम कर सकते हैं क्रिटिसाइज। क्या गवर्नमेंट भी अपने आप को बहुत बार क्रिटिसाइज करती है कि इस साल हम ये गोल अचीव नहीं कर पाए, हम अगले साल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा, देखिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मैं कनेक्टर दे रहा हूं आपको, जहां इलस्ट्रेशन है उसके लिए अलग, कॉज एंड इफेक्ट के लिए अलग, ठीक है। तीसरा, कोई बात पे बहुत जोर दे रहे हैं आप, फॉर एम्फेसिस, उसके लिए लिखिए स्पेशली, ठीक है। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तीसरा, एक बार किसी को बाहर से बुलाएंगे क्या? किसी को बाहर से बुला दीजिए जी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तीसरा, मोस्ट नोटेबली, ठीक है। चौथा, इन फैक्ट। पांचवा, इनके लिए ना कॉफी हर आधे घंटे में भिजवाते रहिए, और सैंडविच मंगवा दीजिए। सैंडविच अभी सैंडविच फिर मंगवा दीजिए, अच्छी सैंडविच मंगवाइएगा भाई, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं, गोरा है, ठीक है। गोरों को स्पाइस से बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि white people don't like spices, they like spices but after that they have a problem, so they don't eat it, ठीक है। आप लंदन में भी होगा तो जो खाना होगा एकदम स्पाइस नहीं होता है, और हम लोग कहते हैं यार मीठा खाना खिला दिया, ठीक है। और देखिए कितना हेल्दी खाते हैं, सब चीज़ बॉइल्ड है, सब चीज़ क्या है, बॉइल्ड। हम लोग कहेंगे यार क्या बीमार वाला खाना खिला दिया, ठीक है, क्या चलो चलो ठीक है, लेट्स चलो ठीक है। इन फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। छठा, एक्चुअली। सातवां लिख लीजिए, ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। अब इनमें से किसी को यूज कीजिए, समझ में? एक पैराग्राफ में इसको यूज कीजिए, उसमें उसको यूज कीजिए, उसमें यूज कीजिए, एक ही चीज को बार बार यूज मत कीजिए, ठीक है। ये सब कनेक्टर्स हैं आपके पास। चौथा, हाँ डालिए। चौथा, फॉर कंपैरिजन। थक मत जाओ यार, अभी हम भी बहुत मुश्किल से लिख के लाए हैं, एक जगह किए हैं सबको, ठीक है, कि आप लोग का काम थोड़ा आसान हो, ठीक है। फॉर कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में क्या क्या हो सकता है? सिमिलरली, सिमिलरली, एडिशनली, एडिशनली। तीसरा, मोर ओवर। चौथा, एज वेल एज। पांचवा, लाइक, लाइकवाइज, ठीक है। छठा, इन द सेम वे, इन द सेम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सब कनेक्टर्स हैं हमारे पास, ये सब हथियार मिल रहा है, ठीक है। जब इससे लिखेंगे तो ये सब काम आएगा, वरना दिमाग खोजेगा कि मैं कैसे कनेक्ट करूं। अब दिख रहा है कि मेरे को कंपैरिजन करना है, तो इन 6 में से एक यूज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या दिखाना है? कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखाना है? कॉन्ट्रास्ट। दो चीजों के बीच में एकदम उल्टा कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए लिखिए ऑल दो इवन दो, ठीक है। दूसरा ऑन द अदर हैंड, तीसरा, ठीक है, हाउ एवर चौथा इन स्पाइट ऑफ, पांचवा डिस्पाइट, छठा, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, सातवा वेयर एज। सातवा क्या है? ठीक है, क्लियर है? Although, even though, on the other hand, however, in spite of, despite, on the contrary, whereas. क्लियर है? लास्ट वन, फोर सीक्वेंस। आप लिखते हैं ना, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, समझ में? एक डायमेंशन फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, ऐसे मूव कर सकते हैं। दूसरा, इसी को और एक नया दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार मैंने ये यूज कर दिया तो मुझे यही यूज आगे भी करना है। ये नहीं कि अब मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। दो चेयर से ये ज्यादा बेटर है ना, तो हम लोगों ने इसको चेंज ही करा दिया क्योंकि वो मुझे भी बहुत इरिटेट करता था, ठीक है। इसमें मुझे लगता है बच्चे कंफर्टेबल बैठते हैं ज्यादा, ठीक है। तीसरा, इन द फर्स्ट प्लेस। देखो अब इसी को लिखने का अलग अलग तरीका है। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द सेकेंड प्लेस, इन द थर्ड प्लेस। चौथा, लास्टली, ठीक है। पांचवा, फाइनली। आप कुछ भी लिखो। तो ये सब आपको मैंने करीब 40 क्या दिए हैं? कनेक्टर्स। ये 40 कनेक्टर को आपको यूज करना है। ये कहां? ये याद तो याद है ना, कहां यूज करेंगे? कहां? बॉडी में क्या करेंगे? ध्यान रखोगे? ये कनेक्टर बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं कनेक्टर तो है मेरे हाथ में। हाँ, ये दिक्कत आएगी कहां क्या करूं, बट धीरे 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 हम लोग भी करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा क्या आएगा? कंक्लूजन, ठीक है। हाँ बताइए। कनेक्टर्स जो है सारा कोई एक ऐसे समझा सकते हैं कि इस तरह ये पैरा यहाँ था, ये पैरा के बीच में हम किस तरह से, ठीक है। मान ले हमने कहा कि कोई एक रीजन है, जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का, या क्लाइमेट चेंज मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है, तो हम लिखते हैं कि फर्स्टली, फिर चालू हो गए,
अब सेकेंडली पे आए तो पैराग्राफ सेकंड पे हमने क्या लिखा, अब ये हो सकता है कि फर्स्टली का ही 2 पैराग्राफ हो, ठीक है, मतलब पैराग्राफ कंप्लीट करने का मतलब कि पूरा वो आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंडली थर्डली, ठीक है। या आपने इसमें कोई इस पैराग्राफ में कोई कंसेप्ट लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मोर ओवर, फिर आप चालू हो जाए, फिर और आगे लिखना है तो फिर लिखो इन एडिशन टू, फिर लास्टली मान ले कंसेप्ट लिखा, कुछ और भी उसमें ऐड करना था, मोर ओवर उसको फर्दर किससे कनेक्ट कर दिया, इन एडिशन, अब कहा नहीं अब हो गया अंत लास्टली, तो ये पैराग्राफ कनेक्ट हो गया आपका। वरना कैसे पता चलेगा कि कोई नया कंसेप्ट लिख रहे हो कि ये पुराने वाले का ही चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू शो कि भाई ये लिख कैसे रहे हैं। हाँ क्या, एब्रिविएशन हमेशा यूज कर सकते हैं, बट उसको शुरुआत में डिफाइन करना होगा। जहां भी लिखे हैं एक बार डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद लिखते रहिए। मान ले आपने कहा फंडामेंटल राइट, तो वहां एफ मत लिखिएगा, पहले पूरा फंडामेंटल राइट FR, अब FR चालू हो जाइए। चाहे कोई भी हो, आपको एक बार एक्सप्लेन करना ही होगा। समझ रहे हैं? क्लियर? हम यहां हमको एक बार लिखना ही है। आगे बढ़ें क्या? तो हम आ गए, अब ये समझ में आ गया आपको? आपका वो भी 1-2 डाउट रह गया था ना, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा मुझसे। चलिए, अब कंक्लूजन में क्या है, C1, C2, C3, ठीक है। अब यहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब समय तक, अंत में तो समय बचता ही नहीं है, तो अंत टू कंक्लूड, ये नहीं गलती करना है। खत्म भी ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम किसी के यहाँ गए खाना खाने, अब बस उठे बोले अब जा रहा हूं मैं। पहले भूमिका बनाते हैं, अब थोड़ा लेट हो रहा है, टाइम हो गया है, रात हो गई है, वाइफ भी है साथ में, फिर वो कहे हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी कहेगा 5 मिनट और बैठ जाते हैं, कहीं आप चलना होगा। फिर आप बाहर आया, अभी भी नहीं कि बाहर आया, गाड़ी में बैठ गए, वहां भी आदमी 1-2 मिनट बात करता है, फिर वो चलो यार फिर मिलेंगे, ये भी बोलता है ना, कि क्या कहता है, नहीं अब नहीं मिलेंगे, मिलता है, हाथ मिलाता है, 2-3 बार हाथ मिलाता है, ठीक है। बहुत बात होता है वो हाथ बढ़ाता है, आप कहते नहीं हो गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, एंड हमने अच्छे से किया, इसीलिए हमने कितने पैराग्राफ चुने कि भाई इज्जत से आपको विदा करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अभी बॉडी चल रहा था टू कंक्लूड, मैं सोचो ये क्या हो गया अचानक इसको। मैं तो समझ रहा हूं कि आपको टाइम की कमी है तो आपने लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर नहीं समझेगा ना, एग्जामिनर को तो मार्क्स, एग्जामिनर तो राक्षस है, वो तो ब्रूटल है, वो तो अब राक्षस है, वो आपसे दोस्ती कर लेगा, वो खाना खाएगा क्या? तो एग्जामिनर भी आपसे दोस्ती करेगा तो एकदम ब्रूटल होता है, वो एकदम हाँ हाँ अच्छा लिखा है तो ठीक है, क्योंकि उसको डिफरेंशियल मार्किंग करना है, क्योंकि जो अच्छा लिखा है उससे बेटर लिखा है उसको अच्छा मार्क्स दूंगे। तो इसीलिए हम अपना कंक्लूजन भी धीरे धीरे करेंगे। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, C1 में, C1 से पहले हमारा क्या था, B16 क्या था, अपोजिंग व्यू, क्रिटिसाइज, अपोजिंग व्यू कर रहा हूं, दूसरा साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां मैं उसको बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि सर ये भी एक व्यू है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी को मान लेते तू बता मैं कैसा हूं, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो आप कहते हैं यार तू बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा है, बट यहाँ ना एक जगह ना यार तू थोड़ा कभी ना उठता सही से नहीं है, या मतलब बड़ा लेट सोता है, तो आप अब सीधा थोड़े यार तो लेट ही उठता है, आप सीधा बात नहीं कहते हैं, पहले सब बात अच्छी बात बताई और लास्ट में क्या किया, धीरे से
कहा कि यार यहाँ थोड़ा ना सुधारने की जरूरत है। हमें भी यही काम करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, अपोजिंग व्यू दे दिया। अब आप सीधा अटैक करोगे तो कहेगा कि तुम मेरे को पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हो, और आप ही को 4 गाली देगा कि तू ऐसा, ठीक है। तो कहने का तरीका है, आपने पहले 15 पैराग्राफ उसकी जय जयकार किए और 16वें में धीरे से कह दिया कि थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके बाद अब प्रॉब्लम हमने बताया, देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम मैंने बता दिया, तो अब मैं उसको कनेक्ट किससे कर रहा हूं, नेक्स्ट से। अब प्रॉब्लम बताए हो तो कुछ सॉल्यूशन भी दोगे ना, तो मैं यहां रिकमेंडेशंस दे रहा हूं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने और नए स्कीम्स लाए हैं, या प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये स्कीम्स चल रही है, आप लाओगे तो गवर्नमेंट का स्कीम्स भी आ गया, आपका पूरा काम आ गया। वरना पूरा ऐसे सोचते रहे कि यार पढ़ा इतना, स्कीम्स को मैंने यूज ही नहीं किया है। एक पैराग्राफ है आपके पास, बाकी जगह छूट गया है, तो एक जगह भरास आप निकाल सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट में कोई सजेशन, कोई कमिटी ने कुछ कहा है, आप सब की बातें करो, रिकमेंडेशंस, ठीक है। कमिटी से लेकर जहां भी आपने कुछ कहीं पढ़ा है, या गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, किसी ने कहा है, आप वहां पे उसको पुट कीजिए। क्लियर है, क्लियर है। अब आया C2। C2 ये थोड़ा छोटा पैराग्राफ होगा, 30 वर्ड का, 30 से 40 वर्ड का। ये आपका इनोवेशन है। आप क्या कह रहे हो, आप आपका पर्सनल व्यू क्या है। अब ये नहीं कि वहां एकदम इमोशन पूरा खोल ही देना, एकदम सब इसको एकदम गोली मार दिया जाए, पाकिस्तान पे आज ही अटैक कर, ऐसी बातें नहीं करनी है। आपका भी जो व्यू होगा ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने रिकमेंडेशन दिया है, उसी को आपको बताना है, ठीक है। कि अब यहां पे आप, यू, NGO, सिविल सोसाइटी, ये क्या कर सकती है उस चीज के लिए, ठीक है। एंड देन पहुंचिएगा लास्ट में C3 पे, ठीक है। अब C3 में अभी तक जो आपने बात कही, उसी को क्या करना है, समराइज करना है, और लास्ट 2-3 लाइन पॉजिटिव लाइन पे छोड़ देना है। जैसे लिट्टी चोखा में लास्ट में कह दिया कि नहीं, हम आगे एंटरप्रेन्योर देंगे, और उसमें मैकडोनल्ड का, जैसे बर्गर बेचता है मैकडोनल्ड का, हम लिट्टी चोखा का मैकडोनल्ड बनाएंगे। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, अच्छी बातें, हार्मोनियस रिलेशन, सब चीज जहां पे अच्छा दिख रहा, समझ में ये। अब क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कंक्लूजन में कभी भी क्या, न्यू आइडियाज नहीं लेके आएंगे। ये नहीं कि अब अभी तक बॉडी में कुछ कहा नहीं और अचानक एक आइडिया लेके आ गए एकदम जब क्लोज कर रहे हैं तब, कभी नहीं। जो लिख दिया अब उसी पे हमको क्या करना है, समझ रहे हैं क्या करना है, नो न्यू आइडियाज इनटू कंक्लूजन। क्या समझ रहे हैं, नो न्यू आइडियाज इनटू कंक्लूजन। कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो। सर लेकिन फ्यूचरिस्टिक आइडियाज है तो वे फॉरवर्ड। हाँ, तो आप फ्यूचरिस्टिक नोट पे छोड़ रहे हैं ना, कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। C2 पे नहीं सर डाल सकते, कोई नया आइडिया है, फ्यूचरिस्टिक्स कोई आइडिया। आप अब तो बंद C3 में कर रहे हैं ना। जी सर, तो सजेशन सर आपने बोला, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन में कमिटी का या स्कीम्स को, ठीक है, बट यहाँ पे आप फाइनली उसको गुड बाय करते हुए एक बड़ा सा विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये वाले आइडिया को आप C2 पे नहीं शिफ्ट कर सकते, हम कोई भी नए आइडियाज को नहीं ला सकते, बॉडी में, हाँ बॉडी में होना चाहिए। अब हम लोग और जैसे जैसे ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि अब ये आज ही हुआ, ये खत्म हो गया, ये तो शुरुआत है। कल से जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो ये सब आइडिया लगेगा ना, और फिर जैसे जैसे होगा कॉपी देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा। समझ में, ये अभी प्रोसेस है। आज तो कौन सा डे है,
अभी तो हमारा पूरा 60-65 डे है, हम 70 दिन मान के चल रहे हैं, अभी 68 डेज बाकी है। आज ही कुछ लग रहा हो, कुछ तो जान ही गए हैं। पिछले दिन आपको लिखा भी तो समझ में आया कि कुछ तो समझे ही है, हम लोग समझ गए। अब इसी को इंप्लीमेंट करेंगे हर जगह। जब मैं इंडिविजुअल कॉपी देखूंगा, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से अब लिखेगा, यहां जितना बच्चा है, जो भी आई थिंक 60-70 होंगे, ये सब का कॉपी अलग अलग होगा। तो उस समय जब मैं अकेले बैठूंगा उस बच्चे के साथ, तो बताऊंगा देखो इसको कैसे लिख सकते थे, या उसी को जो मैं डिस्कशन करूंगा तो यहां बताऊंगा कि देखो इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। और यही एक सेट फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कल आप लोग कल मेरे से लड़ने आ जाओ कि सर आपने तो यही फॉर्मूला, कोई ये सेट फॉर्मूला नहीं है, मैंने एक तरीका बताया, ठीक है। एक आम आदमी इस तरीके को यूज कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। यदि मैं 152 इससे स्कोर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। C3 बता दो। C3 मतलब जो फाइनल C3 जो अभी तक बॉडी में आपने बात कही, B1 to B16, उसी को आप समराइज करते हुए फ्यूचरिस्टिक नोट पे छोड़ दीजिए। अब यहां से काम पर्सनल गाइडेंस का स्टार्ट हो गया। आपकी अलग होगी इशू, आपकी B1 से B10 में इशू होगी, आपकी B16 में होगी, किसी की C2 में होगी, किसी का I1 में होगा, किसी का I2 में होगा, I1 I2 सबका होगा, किसी का ट्रांजिशन T1 में होगा। कोई कहे कि मैं एक ही दिन में बॉन्ड बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं, बॉन्ड भी एक दिन में बॉन्ड नहीं बना, वो भी बहुत रिगरस ट्रेनिंग से जाता है, ठीक है। चलिए, बॉन्ड कैसे सेलेक्ट होते हैं, पहला स्टेज क्या होता है बताइए। हमारे कॉलेज में हुआ था, इसीलिए पूछ रहा हूं। हमारे कॉलेज में उन्होंने क्या किया, एक लाइट का कुछ उन्होंने वो पैटर्न बनाया था, किंग्स कॉलेज लंदन में। हमारा कॉलेज मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है, बीबीसी का ऑफिस हमारे पे है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पहला बम हमारे कॉलेज पे गिराया गया, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड था और बीबीसी का ऑफिस था, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, हम लोग एक दिन जब कॉलेज में इंटर किए तो उन लोगों ने एक लाइट से कुछ पैटर्न बना दिया, क्या भाई समझ ही नहीं, और उसके अंदर कुछ चल रहा है। अब आपको प्रिडिक्ट करना था और एक टाइम के अंदर करना था, जो ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, नॉट की जो अदर्स है, ठीक है। अब जो एक टाइम फ्रेम के अंदर उस चीज को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता था। तो पहला स्टेज क्या था, पैटर्न फाइंड करना, ठीक है। बहुत सारे लाइट झगमग झगमग कर रहे थे, उसके बीच में कुछ पैटर्न बन रहा था, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। कॉलेज से ही बहुत बच्चों को उठाया जाता है। अब हम लोग कहां पे थे, C1 C2, अच्छा हाँ, अब हम लोग को बात करना है कि क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है। अब देखो आप कहां कहां अवॉइड, शुरुआत में आप स्टोरी लिख रहे हो, एनेक्डोट लिख रहे हो, अब वहां पे इमोशनल हो गए, ठीक है, पूरा एग्रेसिव हो गए। तो पहली बात, इमोशनल होना बंद करो, इमोशन का कोई प्लेस नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट बंद करो, वायलेंस का कोई प्लेस नहीं है कहीं भी। ओवर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। चौथा, नो नेमिंग, है ना, नो नेमिंग, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, हमें न्यूट्रल, हम सिविल सर्वेंट हैं, हमें क्या बोलना है बार बार, देखते हैं, हमें किसी का साइड नहीं लेना है। क्या बोलना है बताओ, देखते हैं। मैंने बताया हमारी ट्रेनिंग में यही हमें सिखाया गया, MP फोन करे देखते हैं, MLA फोन करे देखते हैं, सामने आदमी आए देखते हैं, उसका काम ले, तुरंत हर आदमी कहता अभी अभी बना दीजिए, अभी कैसे पॉसिबल है, टेक्स टाइम, आपका वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगा, सब होगा, और सबको जल्दी है। तो जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें काम होगा, उसमें आप क्या कहेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप कहेंगे मैं देखता हूं,
ठीक है, तो ये सब कोई नेमिंग नहीं करना है हम लोगों को। क्या समझ में आ गया? नो नेमिंग। आगे बढ़े तो इन सब वर्ड्स का हमें ध्यान। अब बताओ आप लोग को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर कोटेशन का यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में कर सकते हैं, तो कहां कर सकते हैं? हाँ, अब हाँ एक चीज बताना है, यहां जो ये C3 था, जिन लोगों ने स्टोरी लिखी थी शुरू में, उनको कंक्लूड कीजिए यहां, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, अब आपने कहा कोट, स्लोगन, हाँ बंद करते हुए उसको आप कर सकते हैं, एकदम C3 में कीजिए। देखिए कोट, स्लोगन, इनको आप जहां चाहें यूज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ इंट्रो में ही यूज होगा। बॉडी में यूज कीजिए, कंक्लूजन में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा नहीं। कभी वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देगा कि जिसमें आपको ऐसा मोरल डिलेमा अननेसेसरी हो, या वो पर्टिकुलर वही पूछ ही रहा है तो वहां भी लिखिए, बट एक पार्टी को आप मत कहिए कि अरे जंगलराज था तो ये पार्टी थी, और ऐसी बातें हमें नहीं लिखनी है। हमें क्या लिखना है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की इशू थे, एडमिनिस्ट्रेशन का इशूज हो, लेकिन उसको हम एक पार्टी पे स्पेसिफिक हम नहीं फोड़ेंगे। अब वो ऐसा क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा, बट डोंट टेक साइड, जिससे लगे कि आपको पता चल रहा है कि ये साइड लेने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वो आप ही को आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन है। बहुत लोग एकदम तो सर ये पार्टी, भैया सिंपल कहना है कि सर मैं ये पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, इसे कहां निकल पाया मैं कि मैं ये अवेयरनेस है सर कि ऐसा ऐसा है, बट सर मैं ज्यादा समय अपना पढ़ाई में ही लगाता। समझ गए हैं? अब एकदम नहीं जोश में आ गया भाई तो हमको आता है, ये नहीं करना है। ठीक है, कल से मैं इंटरव्यू की भी क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो और सारे बच्चे जो हैं मैं उनको अब गाइड 1 to 1 स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, जिन बच्चे इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं या करना चाहते हैं प्लीज एडमिशन ले लीजिएगा। अब हम लोग उनको शेड्यूल दे रहे हैं, कल मैं ऑनलाइन भी उनको क्लासेस लेना स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये हमारा एक मैं समरी बता देता हूं, आज की क्लास का हमारा समरी क्या है। ठीक है, बस 5 मिनट लूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या बनाया? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद ठीक है, पहले उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इंट्रो, I1, I2, T1, ठीक है, B1 2, अब इसके बीच में ये क्या है? अपोजिंग व्यू C1 C2। अभी जितना आसान देखने में लग रहा है उतना है नहीं, जब लिखने बैठोगे तो अब आएगी मेन चैलेंज, बट अब पता तो है एटलीस्ट कि ये करना है, अचीव ये करना है गोल। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जब पूरी बात आप करते हो लिखने से पहले, तो ये क्या बन जाता है? मतलब एकदम यहां से देख लेना है कि आगे कैसे चल रहा है। समझ में है? ये पूरा ब्लूप्रिंट है कि मैं ये क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। अब ब्लूप्रिंट पे भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे जैसे हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे, हम ब्लूप्रिंट में क्या करना है और नहीं करना है हम उसकी भी बात करेंगे। आज मैं अब उस पर जाऊंगा तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आज उस पर नहीं जाएंगे। आज हम लोग ये स्ट्रक्चर तो दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे हम ब्लूप्रिंट को भी समझेंगे कि ब्लूप्रिंट बनाते कैसे, समझ में, और उसका स्टेप भी छोटा छोटा करेंगे।
जब इंट्रो लिख रहे होंगे तो हमें कितना सोचना है, बस इतना ही सोचना है। फिर जब बॉडी लिखेंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे तो हमें इतना ही सोचना है। तो हम धीरे धीरे ये भी लर्न करेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। पहले इंट्रो का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर ट्रांजिशन का बनाएंगे, तो इंट्रो ट्रांजिशन हो गया, फिर बॉडी को धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे, फिर कंक्लूजन। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये मैंने पहले बताया। उसके बाद बताया कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कोट्स लिख सकते हैं, हम एनेक्डोट लिख सकते हैं, हम स्टोरी लिख सकते हैं, हम डेटा लिख सकते हैं, स्टैट्स, फैक्ट्स, ठीक है। हम इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, हम इसको कीवर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब सोचने का मेरा तरीका है। कोई डाउट? अब हम लोग आ गए बॉडी पे। बॉडी पे हमने क्या कहा? ये माइंड मैप है आपका, ठीक है। बॉडी में हमने क्या क्या कहा बताओ? पहले कहा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या देखा? पॉलपेस्टल। फिर हमने क्या बोला? टेम्पोरल। फिर तीसरा हमने क्या कहा? हायरार्किकल। चौथा क्या कहा? सेक्टोरल। पांचवा क्या कहा? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इनमें से किसी को यूज कीजिए। फिर हमने कनेक्टर्स बताया। कनेक्टर्स अलग अलग थे, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट हो, इलस्ट्रेशन हो, ठीक है, कंपैरिजन हो, इस सब का हमने अलग अलग काफी जगह एक जगह रख लिया। और फिर हमने C1 to C3 बात किया। हमने कहा C3 में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं आएगा। एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया कि यहां लिख लीजिएगा, यहां नो हेडिंग। नो हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं देंगे कि पॉलिटिकल है, ये इन्वायरमेंटल है, ठीक है। आपको समझदारी वक्त सेक्टोरल मूव करना होगी, पॉलिटिकली अब चालू हो जाइए, कॉमा देके, इन्वायरमेंटली अब चालू हो जाइए, ठीक है। लेकिन आप हेडिंग नहीं देंगे। दूसरा, नो फ्लो चार्ट, नो मैप्स, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन पे आ गया सर, नंबरिंग वगैरह, कोई नंबरिंग नहीं। एग्रीकल्चर पे आ गया सर, आप लिखिए उसको। मैप सर उस पे ड्रॉ। अब देखिए ऐसा कोई, आप जैसे कोई क्वेश्चन बताइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन है। हाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखिए। पड़ेगा, नहीं, क्या मैप हमें नहीं पुट करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं। यही तो लैंग्वेज का गेम दिखाना है आपको, ठीक है। यहां पे कुछ लोगों का मत है कि हम डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मत है कि नहीं यूज करते हैं। मैं आपको, ये भी एक दूसरा डिबेट भी है। 8% पीपल कहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, बट 99% पीपल का व्यू है कि हमें कॉम्पिटिटिव एसे में इन चीजों का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसी के अनुसार अभी जाऊंगा, और इसी से मैंने स्कोर किया है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। इसी बात को एक्सप्रेस कीजिए लैंग्वेज में। जो भी बात है, आई एम श्योर, जो बात मैप में हो सकता है वो बात लैंग्वेज में भी हो सकती है। क्लियर है? आप कोट यूज कीजिए, पोयम यूज कीजिए, पूरी पोयम लिख दीजिए, 2 लाइन 4 लाइन की अपने से बना के। बना सकते हैं तो बहुत लोग की कैपेबिलिटी होती है, बनाते हैं। हाँ, एक चीज और है, यहां बच्चों को लगता है कि क्या मेरा लैंग्वेज फ्लावरी होना चाहिए। क्या फ्लावरी मतलब एकदम हाई फाई लैंग्वेज, कहीं ऐसे पढ़ लिया बोला भाई तो मेरे को लिखा ही नहीं जाएगा। सिंपल लैंग्वेज। आपको पता है अगेन सबसे मुश्किल कौन सा लैंग्वेज लिखना है? सिंपल। सबसे डिफिकल्ट है सिंपल सेंटेंस लिखना, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में लिखे, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आता है कि सर ग्रामर में गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करेक्ट करेंगे धीरे 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 धीरे।
कोई करेक्ट ग्रामर नहीं लिखता है। मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, तो उसको लेकर वरी नहीं है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं। और निकलेश भारद्वाज, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं, इंट्रो 150 वर्ड मतलब 15% ऑफ वर्ड्स, कंक्लूजन 15% ऑफ वर्ड और बॉडी 70% ऑफ। अब 2 बातें हैं, बस सुन लीजिए, ठीक है? अगले क्लास में, अगला क्लास कल नहीं परसों ही है हम लोग का, ठीक है? परसों रहेगा, अल्टरनेट डेज हम चलते रहेंगे, ठीक है? अब परसों की क्लास में हम इंट्रो लिखना सीखेंगे, 10 से 15 इंट्रो लिखेंगे और मैं उसका आपको लिखा हुआ भी कॉपी दूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर इंट्रो पे लिखेंगे। 2 दिन में हमें मास्टरी करनी है सिर्फ इंट्रो पे। उसके बाद हम किस पे चलेंगे? ट्रांजिशन पे, थेसिस स्टेटमेंट पे, पूरा 1 दिन। उसके बाद बॉडी पे, फिर कंक्लूजन, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।